Hello students, very good morning, good afternoon, good evening to all of you। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द चार्टर्ड क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड होपफुली आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एंड सुरक्षित होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मेरी ईश्वर से ये कामना है, ये प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने इस अटेम्प्ट में, जो कि ऑलरेडी पोस्टपोन्ड है बट जब कभी भी आगे होगा, उस अटेम्प्ट में आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएं। और आप सभी लोग अच्छे मार्क्स के साथ पास हों, उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत मैं भी आपकी मदद करूं। तो सीए साहब, मैंने अभी पीछे आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में आप लोगों को मेरी अमेंडमेंट्स क्लासेस मिलती रहेंगी, एज वेल एज रिविजनरी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। तो आज मैं आपके सामने एक बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आज आपके सामने हूँ। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स इन पीजीबीपी। तो सीए साहब हेडिंग डाल लीजिएगा, अमेंडमेंट्स इन पीजीबीपी। तो जानते हैं ना पूरा नाम इसका, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, with effect from assessment year 2021-22। तो सीए साहब, मेरा पर्सनली ये मानना है कि सब जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो हमेशा से एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आईसीएआई की ये कोशिश हमेशा से रही है कि बच्चे लोगों से जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाए। तो इसलिए इन अमेंडमेंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो साहब, इस चैप्टर के अंदर भी ज़्यादा तो नहीं, करीब 8-9 अमेंडमेंट्स करे गए हैं। छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स कुछ खास नहीं हैं, लेकिन एक बार आपकी नॉलेज में आ जाएंगी तो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हो। तो सीए साहब, आप सभी लोगों ने पीजीबी पहले पढ़ा हुआ है, कई बार आपने रिवाइज भी किया हुआ है। सबसे पहला अमेंडमेंट जो आ रहा है यहाँ पे, मैं एक सीक्वेंस में चलूँगा। सेक्शन 28 से ये हेड हमारा शुरू होता है एंड सेक्शन 44D तक जाता है। सेक्शन 28 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 30 उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 31 में अमेंडमेंट नहीं है। सेक्शन 32 जो कि डेप्रिसिएशन को डील करता है, उसमें भी ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, कुछ थ्योरेटिकल जो सेक्शंस थे हमारे, जिसको मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको पढ़ने के लिए भी दिया था और आपकी क्वेरीज को भी मैंने सॉल्व किया था और अपने आप से भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी। तो उन्हीं थ्योरेटिकल सेक्शंस में सबसे पहला जो सेक्शन जिसमें अमेंडमेंट हुआ है वो है सेक्शन 32AD। सभी लोग ध्यान से नोट करते चलेंगे। सेक्शन 32AD, एडी बोले तो अवधेश द्विवेदी। इस सेक्शन के अंदर साहब इन्वेस्टमेंट अलाउंस के नाम से आपको एक डिडक्शन मिलता था इन रेस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप एनी अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया भी कहाँ पे? वो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ को नोटिफाई किया हुआ है एज ए बैकवर्ड एरिया। उन बैकवर्ड एरियाज़ में अगर किसी भी तरह का कोई भी एसएससी, वो कंपनी हो सकता है या कोई और भी एसएससी हो सकता है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, और अपने इस काम के लिए जो कि बैकवर्ड एरिया में, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में वो इस तरह की अपनी कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है और इस काम के लिए वो जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया करता था, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको उस न्यू प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट का 15% के बराबर एक डिडक्शन मिलता था अंडर सेक्शन 32AD। बट शर्त हुआ करती थी कि सब न्यू प्लांट एंड मशीनरी मस्ट बी एक्वायर्ड एज वेल एज इंस्टॉल्ड आफ्टर 31 मार्च 2015 बट ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2020। मीन्स उसने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की और इंस्टॉल भी करवाई। कब? प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी
acquired and installed after 31st March 2015 but before 1st अप्रैल 2020। इस ड्यूरेशन में अगर वो अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एक न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करता था तो इस प्लांट एंड मशीनरी की जो भी एक्चुअल कॉस्ट होती थी उस एक्चुअल कॉस्ट का 15% उसको इन्वेस्टमेंट अलाउंस की तरह से डिडक्शन मिल जाता था अंडर सेक्शन 32 AD। बट साहब फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 अब इस सेक्शन में किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मतलब क्या अमेंडमेंट आ गया? नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 नो डिडक्शन is available under section 32 AD। अब इस साल से असेसमेंट ईयर 2021-22 से किसी भी प्रकार का कोई भी डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलने वाला है। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आया। तो जो मैं बताता चल रहा हूँ अपनी बुक में आप अपडेट करते चलिएगा या रजिस्टर में नोट कर लीजिए, बाद में अपनी बुक में अकॉर्डिंगली आप अपडेट कर लीजिएगा। कई लोगों ने हो सकता है न्यू असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली बुक वगैरह हो सकता है परचेज करी हूँ, या जो ओल्ड आपके पास बुक्स थी असेसमेंट ईयर 2020-21 वाली उन्हीं में आप अमेंडमेंट करके आप काम कर रहे हो। तो जैसे भी आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि मीन्स इस साल से सेक्शन 32 AD में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए साहब अगला अमेंडमेंट, ये पहला अमेंडमेंट हो गया, ठीक है ना। गिनते चलेंगे कि टोटल कितने अमेंडमेंट्स इस हेड के अंदर हो रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा अमेंडमेंट आता है साहब सेक्शन 35 AD में। लो एक बार फिर से अवधेश द्विवेदी आपके सामने है। सेक्शन 35 AD, सेक्शन 35 AD में क्या था? इसमें था एक्सपेंडिचर, यहां तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस की बात हो रही थी, यहां पे है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। हाँ जी सिया साहब, हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि अंडर सेक्शन 35 AD उन्होंने कुछ बिजनेसेस को स्पेसिफाई किया है, कवर किया हुआ है। ध्यान है, टोटल 14 बिजनेसेस थे, याद है? टोटल 14 बिजनेसेस। मैंने आपसे कहा था ये बिजनेसेस आपको याद होने ज़रूरी हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस अंडर सेक्शन 35 AD कवर करे गए, स्पेसिफाई करे गए। मोटे मोटे कुछ बिजनेसेस आपको यूं भी ध्यान होंगे। एक तो वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की बात, कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात हो रही थी, ध्यान आया। फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात हो रही थी। वो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन की बात हो रही थी। वहाँ पे वो 2 स्टार या अबव कैटेगरी के होटल्स की बात हो रही थी एनीवेयर इन इंडिया। वहाँ पे 100 कम से कम 100 बेड्स के हॉस्पिटल की बात हो रही थी। वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, डेवलपिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। वहाँ पे फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन की बात हो रही थी। वहाँ पे बी कीपिंग एंड हनी एज वेल एज बीज वैक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, ध्यान आ रहा है। वहाँ पे वो इनलैंड कंटेनर डिपो की बात हो रही थी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर की बात हो रही थी। ऐसे कई सारे बिजनेसेस थे। तो सीए साहब उस केस में उन्होंने कहा था
कि साहब जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, उसका 100% डिडक्शन आपको सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा इन स्पेसिफाइड बिजनेस के कनेक्शन में, उसका 100% डिडक्शन आपको सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। और अगर आपको 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD अलाउ हो गया है तो फिर आपको उस केस में फिर डेप्रिसिएशन जैसी चीज अलाउ नहीं होगी, क्योंकि डबल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कि पता चला आपने 1 करोड़ रुपए की कोई एसेट परचेज करी इस स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, तो वो पूरा 1 करोड़ का डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 35 AD मिल गया। अब इस 1 करोड़ के ऊपर आप बोलो कि हमको सब डेप्रिसिएशन भी चाहिए, तो इतने बेवकूफ थोड़े नहीं है इनकम टैक्स वाले, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो साहब इस सेक्शन को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंदर हुआ करता था कि साहब अगर हमने ये जो 14 बिजनेसेस को जो यहाँ पे कवर किया गया है, अगर हमने ऐसा कोई बिजनेस अगर शुरू किया है तो क्या ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हम सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंगली 100% डिडक्शन क्लेम करें ही करें? जबकि वेरी फर्स्ट ईयर में अगर हमको 100% डिडक्शन मिल जाएगा तो सब हमारे पास इतने रेवेन्यूज कहाँ होते हैं जिसके अगेंस्ट में आप अपना पूरा 100% डिडक्शन हम लोग क्लेम कर ले जाएं। तो वहाँ पे लॉसेस आ जाया करते थे, उस लॉसेस को फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें और वो सेट ऑफ भी होंगे सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से। कब हमारे इस बिजनेस में इनकम आएगी, सब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोगों की एक वो थी, कंफ्यूजन था कि क्या जरूरी है कि हम इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करें? हम नहीं चाहते, हम नहीं क्लेम करेंगे 100% डिडक्शन। जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं जैसे बाकी और बिजनेसेस के केस में होता है, वैसे हम भी चाहते हैं सब कि सेक्शन 35 AD का हमको बेनिफिट हमें चाहिए नहीं। हम नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मीन्स डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, बाकी जैसी चीजें होती वैसे चले। तो अभी तक सब लास्ट ईयर तक सेक्शन 35 AD के अंदर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं था कि आपको इस सेक्शन में जो बातें कही जा रही हैं ये कंपल्सरली आपको अडॉप्ट करनी ही है या ऑप्शनल है। तो सब इस साल से फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 अब इस सेक्शन के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि साहब सेक्शन 35 AD इज प्योरली एन ऑप्शनल सेक्शन। आपकी मर्जी है तो आप सेक्शन 35 AD का बेनिफिट लो, 100% डिडक्शन क्लेम करो। आपकी मर्जी है आप मत क्लेम करो। जैसे बाकी बिजनेसेस में काम होता है वैसे आप इस बिजनेस में भी काम करो। मींस नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आप अपना पीजीपी हेड की इनकम कैलकुलेट करो। तो ये एक छोटा सा एजम्पशन यहां पे है कि नाउ अब क्लियरली कह दिया गया। इसके पहले कहा नहीं जा रहा था, ये भी नहीं कहा जा रहा था कि साहब ये सेक्शन मैंडेटरी है, बट ये भी नहीं कहा जा रहा था कि ये सेक्शन ऑप्शनल है। तो इसी वजह से लोगों के अंदर कंफ्यूजन था। तो बट अब क्या है, नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 सेक्शन 35 AD clearly says that this section is optional. दिस सेक्शन इज ऑप्शनल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको फ्रीडम दे दी गई है। आपका मन आप सेक्शन 35 AD के बेनिफिट्स अवेल करिए, आपका मन आप सेक्शन 35 AD के बेनिफिट्स अवेल मत करिए। इज इज क्लियर? तो ये सब एक छोटा सा अमेंडमेंट सेक्शन 35 AD के अंदर। चलिए, मैं बोर्ड में लिखने का काम कम करूंगा, बोलने का काम ज्यादा करूंगा। तो इसलिए आपको जो बातें मेरी अच्छी समझ में आती जाए आप वीडियो पॉज कर करके उन बातों को नोट भी करते चलिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बोर्ड पे जब लिखता हूं तो उससे टाइम वेस्ट होता है नेसेसरली। मैं चाहता हूं कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, ठीक है? चलिए साहब, इसके बाद 35 AD के बाद हम पहुंच जाते हैं सेक्शन 35 के पास। सेक्शन 35 में क्या था? एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। और सी एस अब अगर मेरी मानो
तो जरा वीडियो पॉज करके एक बार अपनी मेमोरी पे जोर डालो और ध्यान करो सेक्शन 35 में, काफ़ी बड़ा सेक्शन था, क्या क्या आपने पढ़ा था। एक बार जरा अपनी मेमोरी को रिकॉल करो, फिर मैं अमेंडमेंट्स आपको बता दूंगा। तो जहाँ जहाँ आपने जो चीज़ पढ़ी थी आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। सब मेरे वीडियो को आप मेरे अकॉर्डिंगली देखा करिए सब। ये नॉर्मल वीडियोस नहीं कि आप मैं इधर से चुपचाप बोलता चला जा रहा हूँ और आप बात को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ आप उसी तरह से चीज़ों को देखो जैसे कि आप क्लास में बैठ के काम किया करते थे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और सेक्शन 35 की जरा यादों को ताज़ा करिए। ठीक है, हाँ जी साहब जी, तो कुछ यादें ताज़ा हुई। चलिए मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि साहब आप साइंटिफिक रिसर्च में अगर कुछ खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप अपने यहाँ खुद से रिसर्च करें, मीन्स अपना इन हाउस रिसर्च जिसको हम लोग बोल देते हैं, कि अपने यहाँ बाकायदा रिसर्च करने के लिए आप लेबोरेटरी बनाते हैं, उसमें साइंटिस्ट वगैरह अपॉइंट करते हैं, ऐसे आप खर्चे खुद करते हैं। तो आप अपने यहाँ रिसर्च करके आप काम कर सकते हैं, या किसी आउटसाइड एजेंसी को आप अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसर्च के लिए। जब आप खुद से रिसर्च करते हैं अपने यहाँ, तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं रिसर्च में, उसका डिडक्शन मिलता था। सैलरी अदर देन परक्विजिट्स जो आप पेमेंट करते थे, उसका डिडक्शन मिलता था। तो ये सिर्फ दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमको अंडर सेक्शन 35 मिलता है इन हाउस रिसर्च के केस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ के बाकी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते थे साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, उन सबका आपको डिडक्शन मिलता था। ठीक है, ये खर्चे आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं तो सेम ईयर में अलाउ हो जाएंगे। प्री कमेंसमेंट पीरियड में अगर आपने एक्सपेंसेस करे हैं तो पिछले 3 साल के अंदर जो आप खर्चे करते थे उसका डिडक्शन आपको जिस साल आप अपना बिजनेस शुरू करते थे उस साल आपको डिडक्शन मिल जाता था। ठीक, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, जो पहले पढ़ा था वही आज भी है। बात आती है जब आप कंट्रीब्यूशन करते थे किसी आउटसाइडर को, कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन किसको आप कर रहे थे? टू आउटसाइडर। आउटसाइडर्स में कौन? दैट इज अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन हो सकता था, वो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता था, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन लोगों को आपने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है रिसर्च के लिए। रिसर्च जो हो रही है वो साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, इधर साइंटिफिक रिसर्च और सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ठीक है, जब आप खुद से अपने यहां रिसर्च करते थे तो जरूरी होता था कि वो रिसर्च आपके अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, बट जब आप कंट्रीब्यूशन देते थे इन लोगों को तो इससे फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का आपके बिजनेस से कुछ लेना देना है या लेना देना नहीं है। ठीक है ना सब। इस केस में जितना आप कंट्रीब्यूट करते थे उसके 150% के बराबर आपको डिडक्शन मिलता था। ये था अप टू लास्ट ईयर कितना मिलता था? 150% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और यहां पे 100% ऑफ
अमाउंट कंट्रीब्यूटेड का आपको डिडक्शन मिलता था, ठीक है ना। मींस इस केस में वेटेड डिडक्शन आपको मिला करता था कि आपने अगर 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है तो डिडक्शन आपको 1,50,000 का मिला करता था। यहां पे आ गया अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट आ गया? विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 ये क्या कर दिया गया? 100% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। मीन्स रिसर्च सोशल साइंस से रिलेटेड हो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो या साइंटिफिक रिसर्च हो, लास्ट ईयर तक इस वाले केस में, साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में हमको 150% का डिडक्शन मिलता था, वेटेड डिडक्शन मिलता था। बट फ्रॉम दिस ईयर नो मोर वेटेड डिडक्शन। जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे उतने का ही डिडक्शन मिलेगा। 1 लाख कंट्रीब्यूट करोगे 1 लाख का डिडक्शन लो। यहां पे तो पहले भी एक सेम अमाउंट का डिडक्शन मिला करता था, यहां पे वेटेड डिडक्शन था, बट इस साल से यहां पे भी सेम अमाउंट का ही आपको डिडक्शन अलाउ होगा। ठीक, एक तो ये चेंज आया। दूसरा जो अमेंडमेंट आया इसी सेक्शन के अंदर ही, ये नोट कर लिया ना, सेक्शन 35 में ही चल रहा है। 35 2AA, सेक्शन 35 2AA। 2AA में क्या था? इसमें कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी और IITs की बात थी, कुछ और अप्रूव्ड भी इंस्टीट्यूशंस की बात थी। इस केस में सीए साहब जो आप कंट्रीब्यूशन करते थे अप टू लास्ट ईयर 150% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड का डिडक्शन मिला करता था। बोले तो वेटेड डिडक्शन यहां पे भी अलाउ होता था। बट अब इस साल से क्या हो गया? विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 यहां पे भी 100% हो गया। 100% ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। नो मोर वेटेड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 2AA। मीन्स आप किसी को भी कंट्रीब्यूशन करें, वो किसी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को करें, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को करें, अप्रूव्ड कॉलेज को करें, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को करें, नेशनल लेबोरेटरी को दें, IIT को दें, किसी को भी दें, जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे उतने का ही डिडक्शन मिलेगा। वेटेड डिडक्शन का ड्रामा खत्म कर दिया गया साहब। देख रहे हैं हालत? अभी साइंटिफिक रिसर्च में ही काम चल रहा है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AB, सेक्शन 35 2AB में क्या हुआ करता था सीए साहब? यहां पे कुछ कंडीशंस थी। ऐसी एक कोई कंपनी है, वो या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है या बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में वो इन्वॉल्व है और वो अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है। तो इस केस में ये लोग कौन? कंपनी जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो अप्रूव्ड रिसर्च कर रही है, इन हाउस रिसर्च बोलते हैं इनको भी। तो जो भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया करते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, तो इनको भी 150% का डिडक्शन मिला करता था। इन हाउस रिसर्च के केस में 150% का डिडक्शन मिला करता था। बट इस साल से इन लोगों को भी
150% नहीं, 100% का ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब इन हाउस रिसर्च बाय कंपनीज engaged in manufacturing or biotechnological business, शॉर्ट में लिख रहा हूं बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस, and carrying approved research, तो अप टू लास्ट ईयर क्या होता था? 150% ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन मिला करता था। 150% ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज डिडक्टेबल। बट अब इस साल से क्या होगा? विद इफेक्ट फ्रॉम assessment year 2021-22, 100% of revenue and capital expenditure except cost of land is deductible। लो साहब, यहां पे जो वेटेड डिडक्शन था, ये वेटेड डिडक्शन भी खत्म कर दिया गया। तो सीए साहब कुल मिला के लब्बो लबाब ये निकल के आता है। लब्बो लबाब मतलब जो मेन जो इसका जो जिस्ट है इस अमेंडमेंट का वो ये है कि साहब साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, आप खुद करें, अपने यहाँ खुद से रिसर्च करें या किसी आउटसाइडर को आप कंट्रीब्यूट करें। जितना अमाउंट आप खुद खर्च करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे उतने ही अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। किसी प्रकार का कोई भी वेटेड डिडक्शन अब परमिसिबल नहीं है। तो निर्मला सीतारमण जी ने वेटेड डिडक्शन की कहानी साइंटिफिक रिसर्च से खत्म कर दी। समझ में आ रही बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, अमेंडमेंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लो जी साहब, अब आ रहा है आपके सामने अमेंडमेंट नंबर 6। अमेंडमेंट नंबर 6 आ रहा है सेक्शन 35CCC में। ये भी एक छोटा सा थ्योरेटिकल सेक्शन था, मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था, बताया भी था मैंने आपको। सेक्शन 35CCC में क्या हो रहा था? एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और एक और सेक्शन इसी के साथ जुड़ा हुआ था, सेक्शन 35CCD। इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट। लो साहब,
ध्यान आ रहे हैं आपको ये सेक्शंस? तो सीए साहब सेक्शन 35CCC जिसमें आप एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर आप खर्च किया करते थे, जिसमें आप फार्मर्स की ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और उनके गाइडेंस वगैरह के ऊपर आप खर्च करते थे, और आप उस प्रोजेक्ट को बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अप्रूव करवाते थे, और इस काम के लिए आप लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के इसके अलावा 25 लाख रुपए से ज़्यादा का आप अमाउंट इन्वेस्ट किया करते थे, और वो काम आपका, इस काम के लिए आप बाकायदा CBDT के पास एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आप पूरी वहाँ पे अप्लाई किया करते थे। तो उस केस में जितना भी अमाउंट आप खर्च करते थे 150% ऑफ एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिला करता था। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो आप खर्च करते थे वहाँ पे भी अदर देन कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो भी आप खर्च करते थे वहाँ पे भी 150% का आपको डिडक्शन मिला करता था। अब इस साल से इन दोनों ही सेक्शंस में अमेंडमेंट आ गया। क्या? इन बोथ द अबव सेक्शंस, दोनों ही सेक्शंस के अंदर क्या होता था, अप टू लास्ट ईयर %150 of expenditure except cost of land and building अप टू लास्ट ईयर क्या होता था, 150% ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग was डिडक्टेबल। ठीक है, बट with effect from assessment year 2021-22 क्या होगा, only 100% of expenditure except cost of land and building shall be allowed। लो ही साहब, इन दोनों सेक्शंस में भी वेटेड डिडक्शन की कहानी हुआ करती थी, इन दोनों सेक्शन से भी वेटेड डिडक्शन की विदाई हो गई। लो जी भैया जी, मतलब कि सीतारमण जी को अब वेटेड डिडक्शन से उन्हें नफरत हो चुकी है और उन्होंने इन सभी सेक्शंस में से वेटेड डिडक्शन की कहानी खत्म कर दी। कह रहे साहब ये कौन सी बात है भाई, खर्च करोगे 1 लाख रुपए डिडक्शन 1.5 लाख कर लोगे। वो अलग बात है कि साहब जब वेटेड डिडक्शन की कहानी थी तो हमको एक लॉजिक बताई गई थी कि साहब वेटेड डिडक्शन इसलिए अलाउ होता है सो दैट कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली अमाउंट खर्च करें। इन एक्टिविटीज़ को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एलोरमेंट दिया हुआ था वेटेड डिडक्शन का, बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भैया, जितना खर्च करोगे उतने का डिडक्शन देंगे। काम आपकी 100 बार गरज हो तो काम करो, ना गरज हो तो काम ना करो। समझ में आ रही बात? लो साहब, तो सेक्शन 35 CCD भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सीए साहब अगला जो अमेंडमेंट आ रहा है ये थोड़ा जोरदार अमेंडमेंट है तो छोटा सा अमेंडमेंट बट है जोरदार। तो सीए साहब ये जो वेटेड डिडक्शंस वाले जो सेक्शंस थे ये इस अटेम्प्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। अगला जो सेक्शन आ रहा है जिसमें अमेंडमेंट है, और ये शायद हमारा पॉइंट नंबर 8 है, ये है सेक्शन 35 लिखने की आदत पड़ गई, सेक्शन 44AB
सेक्शन 35A भी जानते हो ना, कंपल्सरी टैक्स ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थ्योरेटिकल सेक्शन, प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन साहब। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और सब लोग अपनी मेमोरी पे जोर डालें, एंड प्लीज़ अपनी याददाश्त पे जोर डालिए साहब। अब हम लोग जिस टाइम पे काम कर रहे हैं, इस टाइम पे आप इन चीज़ों को पहली बार नहीं पढ़ने जा रहे हैं, आपने कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जरा अपनी याददाश्त पे जोर डाला करिए, खुद को एनालाइज किया करिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो वीडियो पॉज करके जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि सेक्शन 44AB में आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, रिकॉल करिए। हाँ जी सीए साहब, तो रिकॉल हो गया सेक्शन 44AB कंपल्सरी टैक्स ऑडिट। तो सीए साहब, आप लोगों ने सेक्शन 44AB में पढ़ा था कि अगर किसी का कोई बिजनेस है, इन केस ऑफ बिजनेस, और उसका उस बिजनेस का टर्नओवर बोले या ग्रॉस रिसीट्स बोले, वो कितनी है, मोर देन 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो साहब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये पढ़ा। अगर उसका कोई प्रोफेशन है तो साहब उस प्रोफेशन की जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो मोर देन 50 lakhs हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। या क्या है, इन केस ऑफ सेक्शन 44AD या ADA, अगर एसएससी सेक्शन 44AD या ADA में कवर्ड है, एंड claims his income lower than, अब उस सेक्शन के अंदर वो 6% हम मान लेते थे या 8% मान लेते थे सेक्शन 44AD के अंदर। ADA के अंदर हम लोग 40 लिखा है, सेक्शन 44, ये 50% ये उसकी डीम्ड बिजनेस इनकम मानी जाती थी, एंड हिज टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना होता था। मींस एसएससी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA, और वो क्लेम कर रहा है कि भैया हमारी जो इनकम है वो ये जो परसेंटेजेस इन सेक्शंस के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उससे कम है, और साथ ही साथ उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है। तो इन दैट केस उसकी लोअर इनकम का क्लेम तभी एडमिट होता था जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराता था। या इन केस ऑफ सेक्शन 44AE, वो ट्रांसपोर्टर वाला सेक्शन था ना, जहां पे टनेज कैपेसिटी के हिसाब से उसकी एक इनकम हम लोग प्रेज्यूम कर लेते थे। एसएससी क्लेम्स his income lower than the deemed business income,
तो उसको अपना टैक्स ऑडिट करवाना होता था। तो ये कुछ वहाँ पे सिचुएशंस थी जहाँ पे आपको कंपल्सरली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेक्शन 44AB के अंदर। अब सीए साहब इस साल से इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट आया है सिर्फ इस बिजनेस के लिए, बाकी कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ बिजनेस के केस में उन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है, ठीक है। अब बिजनेस के केस में क्या अमेंडमेंट डाला है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। with effect from assessment year 2021-22। नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं इन केस ऑफ बिजनेस ध्यान से बिजनेस में अमेंडमेंट है, बाकी जगहों पे नहीं। कह रहा है इन केस ऑफ बिजनेस इफ टर्नओवर या सेल्स बोल सकते हैं, या ग्रॉस रिसीट्स बोल सकते हैं, या इफ हटा देते हैं। टर्नओवर और सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स लिमिट ऑफ ₹1 करोड़, जो एट प्रेजेंट 1 करोड़ लिमिट चल रही थी कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, तो इस लिमिट को उन्होंने बढ़ा दिया। कह रहे टर्नओवर और सेल्स और ग्रॉस रिसीट्स लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ शैल बी raised to 5 करोड़। लिमिट कितनी कर दी जा रही है? 5 करोड़ कर दी जा रही है। शैल बी रेज्ड टू 5 करोड़ if the following conditions are satisfied। लो साहब, 2 कंडीशंस उन्होंने रख दी यहां पे। कह रहे अगर ये दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो जो लिमिट टैक्स ऑडिट करवाने की 1 करोड़ है, दिस लिमिट विल बी इंक्रीज्ड टू और से रेज्ड टू 5 करोड़। मीन्स 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है या आपके बिजनेस की ग्रॉस रिसीट्स हैं, इन दैट केस आपको सीए साहब की शरण में जाना पड़ेगा और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। बट ये एक्सटेंडेड लिमिट जो है 5 करोड़ वाली, ये आपको तभी अवेलेबल होगी जब हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हों। लीजिए साहब, पहली कंडीशन बहुत ध्यान के साथ, पहली कंडीशन कह रही है टोटल कैश रिसीट्स does not exceed, see साहब, टोटल कैश रिसीट्स does not exceed 5% of total receipts during the previous year। Total cash receipts does not exceed 5% of total receipts during the previous year। And एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन एंड टोटल
कैश पेमेंट्स does not exceed 5% of total payments during the previous year। लो साहब, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ऑडिट आपको तब करवाना होगा जब आपके बिजनेस का टर्नओवर या बिजनेस की सेल्स या टर्नओवर सेल्स की बात है या ग्रॉस एसेट 5 करोड़ से ज्यादा होगा। अप टू 5 करोड़ नो ऑडिट रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड दीज 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब जरा इन दोनों कंडीशंस को 5 बार कम से कम पढ़ें और पढ़ के समझने का प्रयास करें कि ये दोनों कंडीशंस क्या कह रही हैं। समझिए अपने आप से। हाँ जी साहब जी, अब जरा सीरियसली बात को समझने का प्रयास करें। तो कह रहे हैं साहब, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर तक तब करवाना होता था कंपल्सरली जब आपके बिजनेस का टर्नओवर या बोले तो सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए को क्रॉस करती थी। अप टू 1 करोड़ आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 इस साल से इन्होंने बोला कि भाई 5 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो भी आपको ऑडिट नहीं करवाना है। मीन्स आपकी जो ऑडिट करवाने की जो लिमिट हुआ करती थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। बट 5 करोड़ की जो एक्सटेंडेड लिमिट है, ये लिमिट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हो ना। पहली कंडीशन कह रही है कि टोटल कैश रिसीट्स, ये सब एक एक वर्ड को जरा पकड़ के चलिएगा। टोटल कैश रिसीट्स, पूरे साल में जो भी आपको कैश में मिला है, जो कैश आपको मिला है, टोटल कैश रिसीट्स किस बात के लिए मिला इससे मतलब नहीं है। वो गुड्स सेल करके आपको पैसा मिला, वो आपने कोई एसेट बेची है उससे आपको पैसा मिला है, कहीं से आपको कोई किसी भी तरह का कैश आया आपके पास फ्रॉम एनी सोर्स, मिसलेनियस रिसीट्स हैं, इनकम टैक्स रिफंड आया है, एनी सॉर्ट ऑफ कैश रिसीट, उन सबका एग्रीगेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। तो जो टोटल कैश रिसीट्स हैं वो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 5 करोड़ रुपए की लिमिट का बेनिफिट लेने के लिए? ये जो 1 करोड़ से बढ़ा के जो 5 करोड़ कर दिया गया, इसके लिए कह रहा है कि सब आपकी जो टोटल कैश रिसीट्स रही हैं इस साल, दीज शुड नॉट एक्सीड, बोले तो मैक्सिमम आपकी टोटल कैश रिसीट्स हो सकती हैं कितनी? अप टू 5%। ये सब अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपको पूरे साल में जो मिला है, आपको कैश के थ्रू मिला होगा पैसा, आपको चेक के थ्रू मिला होगा, और जो दुनिया भर के हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उसके थ्रू आपको पैसा मिला होगा, अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ होगा, RTGS है, NEFT है, भीम के थ्रू है, मोबाइल ऐप्स हैं, दुनिया भर की जो भी ऑप्शंस हैं उसके थ्रू आपको जो भी पैसा पूरे साल में मिला, आपको मान ले पूरे साल में से 50 लाख रुपए रिसीव हुआ है इस साल। ड्यूरिंग द कितना रिसीव किया आपने? सिर्फ 50 लैक्स। अब इस 50 लैक्स का 5%, 50 लाख का 5% हुआ 2.5 लाख। तो जो आपकी कैश रिसीट्स हैं इस साल की, वो अगर 2.5 लाख तक हैं तो ठीक, मतलब कि टोटल रिसीट्स 50 लैक्स है एंड से कैश में जो पैसा मिला है आउट ऑफ 50 लैक्स वो से 2 लाख रुपए है ना। 2 लाख जो कि आपको कैश में मिला है आउट ऑफ 50 लैक्स, चेक करिए ये 2 लाख 50 लाख के क्या 5% से एक्सीड कर रहा है? पता चला नहीं। दिस 2 लाख इज ओनली 4% ऑफ टोटल रिसीट्स। तो पहली शर्त आपकी पूरी हो गई, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन करिए ना, टोटल कैश पेमेंट्स। अब जो आपने पेमेंट्स करी पूरे साल में शुड नॉट एक्सीड, बोले तो अप टू मैक्सिमम 5%
ऑफ टोटल पेमेंट्स। यहां पे टोटल रिसीट्स थी, यहां पे टोटल पेमेंट्स की बात हो रही है। मतलब कि अगर हमने पूरे साल में से 40 लाख के पेमेंट्स करे हैं, चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जैसे भी हमने पेमेंट्स करे, टोटल हमने पेमेंट्स करे 40 लाख के। अब इस 40 लाख का 5% बोले तो 2 लाख। अब चेक करिए कि क्या पूरे साल में जो आपने कैश पेमेंट्स करे हैं वो 2 लाख से ज्यादा है। मींस जो टोटल आपने कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर करे हैं वो आपके टोटल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर नहीं है, मतलब दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट ऑफ दिस एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ टर्नओवर ऑफ 5 करोड़। समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने रखूं, ऐसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल नेचर ऑफ रिसीट्स, ये कैश में पैसा मिल रहा है आपको, अदर देन कैश मिल रहा है, और ये टोटल रिसीट्स हो जाती हैं। ठीक है, मान लें इस साल सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स सेल करे, मान लें थोड़ी देर के लिए आपको कैश में मिला करीब 5 लाख। ठीक, एंड अदर देन कैश आपको मिला से 1 करोड़ 85 लाख। 1 करोड़ 85 लाख आपको अदर देन कैश मिला, तो टोटल रिसीट हो गया कितना से 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है, से सेल ऑफ लैंड, आपने कुछ लैंड थी वो भी आपने सेल करी, जिसके लिए मान लें थोड़ी देर के लिए करीब 1 लाख रुपए आपको कैश में मिला, एंड 29 लाख आपको चेक वगैरह के थ्रू मिला। 30 लाख ये आया। अदर्स, कुछ और जगहों से भी आपको पैसा मिला, ये मान लें 2 लाख ये था, और 3 लाख आपको ये मिला। ठीक है, टोटल 5 लाख। आप टोटल कर दीजिए साहब, 516 to 8 लाख ये हो गया। यहाँ आइए, ये 29,332, या टोटल चेक कर लीजिएगा, है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले। 1 करोड़ 85 लाख प्लस 32 लाख, 2 करोड़ 17 लाख। ठीक है, और ये 222 करोड़ 25 लाख। ठीक है साहब, ये डेटा आपके सामने है। अब करना क्या आपको, टोटल कैश
receipts percent to total receipts। जो टोटल कैश रिसीट है वो टोटल रिसीट के कितने परसेंट है ये पता कर लीजिए। तो दिस 8 lakhs डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 25 lakhs into 100 कर दीजिए, चेक कितना आता है। 8 lakhs डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 25 lakhs into 100, 3.56%। ठीक है। तो जो पहली कंडीशन थी जिसके मुताबिक कि आपकी टोटल कैश रिसीट्स शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीट्स, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी टोटल कैश रिसीट्स टोटल रिसीट्स के विदिन 5% हैं, इसका मतलब पहली कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है, चलिए फिर नेचर ऑफ पेमेंट्स, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये कैश पेमेंट्स हैं, ये अदर देन कैश हैं, और इधर टोटल पेमेंट्स हैं। जी बाबू जी, पेमेंट्स में हमने परचेज ऑफ गुड्स परचेज करे हमने, जिसमें हमने मान लें थोड़ी देर के लिए पेमेंट किया है करीब करीब से 1 लाख रुपए का, और अदर देन कैश पेमेंट हैं करीब 75 lakhs के। $76 lakhs ही हो गया। परचेज ऑफ कार खरीद लेते हैं, चलो परचेज ऑफ कार, ठीक है, जिसके लिए आपने मान लें 1,50,000 तो आपने कैश पेमेंट किया, और करीब 6,50,000 आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया। 8 लाख रुपए का आपने ये पेमेंट किया टोटल। इसके अलावा भी आपने कई सारे पेमेंट्स करे हैं, जिसमें से 6 lakhs तो आपने कैश पेमेंट किया, एंड 4,50,000 आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया। ये हो गया 10,50,000। टोटल करिए 8,50,000, ये हो गया 86 lakhs, और टोटल हो गया 86 + 8 94,50,000। टोटल कर लिए, बिल्कुल ठीक, ओके। अब यहां पे चेक करिए क्या टोटल कैश पेमेंट्स परसेंट टू टोटल पेमेंट्स। तो कैश पेमेंट्स हैं 8,50,000 की, और टोटल पेमेंट्स 94,50,000 के, इंटू 100 करिए, चेक करिए कितने परसेंट आ रहा है। 8,50,000 डिवाइडेड बाई 94,50,000 इंटू 100, इट कम्स टू 8.99%। 8.99%।
तो सीए साहब, तो जो कहानी कही जा रही है कि अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो 5 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं करवाना है। तो साहब पहली वाली कंडीशन तो पूरी है, बट दूसरी वाली कंडीशन यहां पे पूरी नहीं हो रही है। जब दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि साहब इस केस में इन महाशय को 5 करोड़ की जो लिमिट का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर इनके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो इन्हें टैक्स ऑडिट करवाना होगा। एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 5 करोड़ इज नॉट अवेलेबल। समझ में आ रही बात? तो ये एक अमेंडमेंट यहाँ पे आया और इसी में एक और अमेंडमेंट इसी चीज से जुड़ा हुआ है सब, ये नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर छोटा सा अमेंडमेंट है, बस 5 मिनट के अंदर सब मामला खत्म हो रहा है। हाँ जी साहब जी, तो नोट कर लिया। तो साहब जो अमेंडमेंट उन्होंने किया है इसके पीछे की आप थॉट समझ सकते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप जो पूरे साल में जो आप रिसीव कर रहे हैं या जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम 5% तक कैश रिसीव करते हैं या कैश पेमेंट करते हैं, बाकी 95% आपकी रिसीट्स एज वेल एज पेमेंट्स अगर थ्रू बैंकिंग चैनल है, तो हम समझ सकते हैं कि आपके यहाँ घोटाले कम हैं। आप नंबर 1 में ही काम करते हैं, नंबर 2 में काम नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ तो आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रही है, तो हम फिर छोटे मोटे लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वालों को गवर्नमेंट ईमानदार समझ रही है और ऑडिट की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा आपकी या तो कैश रिसीट्स हैं टोटल रिसीट की, या आपके पेमेंट्स हैं टोटल पेमेंट्स के, तो भैया 1 करोड़ तक तो आप मुक्त हो, आपको ऑडिट नहीं करवाना है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करवाना है। ठीक है, चलिए साहब, इसी में ही इसी सेक्शन में ही एक अमेंडमेंट है, 44AB में ही अमेंडमेंट है। Now, due date for obtaining audit report. Due date for audit report. तो सीए साहब, अप टू लास्ट ईयर, पिछले साल तक क्या होता था जानते हैं? ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड, सीए साहब से ऑडिट करवा लेना होगा आपको। ऑडिट रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन्ड एंड submitted electronically बोले तो ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट for submission of return of income under section 139 subsection 1। जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती थी उस डेट तक आपको ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करके इनकम टैक्स की साइट पे ऑनलाइन सबमिट कर देनी होती थी। ये लास्ट ईयर तक कहानी थी। इस साल से अमेंडमेंट आ गया इसमें, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। इस साल से क्या बोल दिया इन्होंने? कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट
should be obtained and submitted electronically अभी तक सब कुछ वही है, इलेक्ट्रॉनिकली 1 month prior to 1 month prior to due date for submission of return of income under section 139(1). लो ये सब कह रहे हैं साहब, अब इस साल से असेसमेंट 2021-22 से आपको ऑडिट रिपोर्ट, जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है उसके 1 महीने पहले तक आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर देनी है। लास्ट ईयर तक ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आपकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए थी, बट फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर रिटर्न बाद में फाइल होगा, ऑडिट रिपोर्ट पहले आपको सबमिट कर देनी है। और कितने पहले सबमिट कर देनी है? जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी उससे 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होने और जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना जरूरी है। समझ में आ रही बात सब? तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट आ गया और ये प्रैक्टिकल जो ऑडिट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कर रहे हैं उनको काफ़ी अफेक्ट करेगा। अभी तक हम लोग जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती थी उस डेट तक रिटर्न भी फाइल करते थे और ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया करते थे, बट अब इस साल से पहले हमको ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देनी है और ये ध्यान रखना है कि जो भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी उससे कम से कम 1 महीने पहले ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाए। और रिटर्न फाइल कब तक करना होता था ऑडिट केस में आपको पता है ना, सेक्शन 139(1) में। इसी से जुड़ा हुआ आखिरी अमेंडमेंट है। इसको अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये कहानी भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सेक्शन 139(1) में करस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट कर दिया गया है। क्या अमेंडमेंट कर दिया गया है? सब ऑडिट केसेस में फॉर ऑडिट केसेस एसएससी अगर कंपनी है या एसएससी कोई भी है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है अंडर एनी लॉ। समझ में आ रही बात? ये रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट वाला जो चैप्टर है उसमें मैं जब अमेंडमेंट्स टेकअप कराऊंगा तो एक बार फिर से वहाँ पे बता दूंगा। खैर कोई खास उस चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं है, बट ऑडिट रिपोर्ट का मामला चल रहा है इसलिए ऑडिट केसेस की ड्यू डेट में एक अमेंडमेंट किया गया है, वो इस समय बता देना ज़्यादा सही रहेगा। तो सीए साहब, अप टू लास्ट ईयर ऑडिट केसेस के लिए जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती थी वो क्या होती थी? 30th September of the relevant असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड हुआ 31 मार्च पे, असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया। अप टू 30 सितंबर आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना होता था, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी होती थी। बट इस साल से क्या हो रहा है? विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 ये डेट बढ़ा दी गई और ये कर दी गई 31 अक्टूबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि गवर्नमेंट ने आपकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को 1 महीने एक्सटेंड कर दिया। तो 31 अक्टूबर तक अगर आपका रिटर्न फाइल होना है तो उससे 1 महीने पहले आ जाओ, बोले तो 30 सितंबर तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट रिपोर्ट हम लोग पिछले साल भी 30 सितंबर तक फाइल कर देते थे,
इस साल भी हमको 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर देनी है। समझ में आ रही बात? हाँ, रिटर्न फाइल करने के लिए हमको 1 महीने का एडिशनल टाइम उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो साहब कुल मिला के बात यह है कि जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी, उस रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से कम 1 महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन करके इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर देनी होगी। तो साहब ये कुछ अमेंडमेंट्स थे हमारे पीजीपी चैप्टर में, एंड होपफुली आप अपने आप को अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे, सो दैट कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल सटीक आंसर दे के आएँ और बेवकूफ़ी में, अनजाने में मार्क्स अपने न गंवाएं। चलिए साहब, तो आज की बात को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में कुछ और आपको नया जानने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।